अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और हमारा पाकिस्तान 77 साल का हो गया, जहाँ हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत इत्मीनान है इस बात का कि बहुत से मद्दोजज़र, बहुत सी मुश्किलात, बहुत से कठिन वक्त जिनसे पाकिस्तान गुज़रा और तसल्ली से गुज़र गया। वहीं आज इस दिन पर हमें कुछ खलिश, कुछ कमी भी है। खलिश और कमी ये है कि पाकिस्तान 77 सालों में इससे बहुत सी उम्मीदें थीं। ये उम्मीदें थीं कि माशी, माशती, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा होगा, एक बेहतर लाइफस्टाइल होगा, कुछ डायरेक्शन हमने सेट कर ली होगी। लेकिन आज 77 साल के बाद वो उम्मीदें और उनके हुसूल तक का जो फासला है वो क्यों मज़ीद बढ़ गया? ऐसा क्यों है कि आज दिल में हमारे कुछ गिले शिकवे भी हैं, कुछ जज्बात हमारे थोड़े से बिखरे हुए भी हैं। ज़रा अपने तजियाकारों से सब जानते हैं कि जब हमने अब इस्तेहकाम का अज़्म किया है तो वो कैसा देखते हैं अब मुस्तकबिल का पाकिस्तान। तो आज बहुत से सवालात हमारे तजियाकारों के लिए तो करते हैं पाकिस्तान के 77 साल का रिपोर्ट कार्ड। हमें इसके लिए पैनल के ऊपर ज्वाइन कर रही हैं महमूद सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहला सवाल आप तीनों के लिए यही कि हम आज आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 77 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन बहुत से चैलेंजेस भी हैं, बहुत से मसले मसाइल भी हैं, बहुत सी, जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा, कुछ कमी भी है, खलिश भी है दिल में। तो मौजूदा हालात में आज़ादी का मतलब आप लोगों के लिए क्या है? सलीम साफ़ी साहब, आप सबसे पहले बताइए। देखिए, एक तो आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और ग़ुलामी जो है दुनिया की सबसे बड़ी अफरीत है। तो आज़ादी का मतलब यही है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना चाहते हैं वो अपना लें, जो अक़ीदा अपनाना चाहते हैं वो अपना लें, और जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसमें कानून, कायदे और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रख के अपनी मर्ज़ी के साथ आप ज़िंदगी गुजार सके, मैं तो उसको आज़ादी कहता हूँ। आप अपने लिए फ़ील्ड का सिलेक्शन ख़ुद कर सकें, आप अपने लिए मज़हब का सिलेक्शन ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कर सकें, आप अक़ीदे और फ़िक़्ह का सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से कर सकें, आप रहन सहन का अपनी मर्ज़ी से कर सकें, आप लिबास का अपनी मर्ज़ी से कर सकें। ये सारी चीज़ें आज़ादी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि आप अपनी इस आज़ादी को इस तरह ऑब्ज़र्व ना करें कि उसकी वजह से किसी दूसरे की आज़ादी पे हर्फ आए। बिल्कुल सही। सर, आज हम कितने आज़ाद? आज हम बड़ी हद तक आज़ाद भी हैं और कुछ हमारी तरफ से कदगने हैं, माशरे की तरफ से भी हैं, हमारे समाज की तरफ से भी है और हमारी रियासत की तरफ से भी है। लेकिन बहरहाल जो है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इसमें मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। आप इस वक्त देखें कि जो मेरे ख्याल में 54-55 इस्लामी ममालिक हैं तो उनमें पाकिस्तान के अंदर आज़ादी स्टेट की तरफ से निस्बतन ज़्यादा है। वहाँ पे फ़िक़्ह और मसलक और इस तरह की आज़ादी किसी और मुल्क पे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में लूली लंगड़ी जमहूरियत भी है। उन ममालिक, बाकी इस्लामी ममालिक की बनिस्बत हमारे यहाँ वो आज़ादी यहाँ ज़्यादा है। हम अपने आप को मुआवजा करते हैं मगरिब की तरक्की याफ्ता ममालिक से, जिनकी आज़ादी की ज़िंदगी किसी की 200 साल है, किसी की 400 साल है, किसी की 800 साल है। लेकिन ये कौमों की ज़िंदगी में 77 साल की ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती। तो हम आज भी अगर बाकी इस्लामी ममालिक के साथ और या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ अपना मुआवजा करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आज़ादी बहुत है। सर, वैसे मुवाजना तो बेहतर के साथ ही होता है ना, या फिर अपने से कमतर के साथ मुवाजना होता है? यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जितने भी इस्लामी ममालिक हैं या इस रीजन के जितने ममालिक हैं उनके साथ उनकी तरफ पाकिस्तान में आज़ादी ज़्यादा है। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। ठीक है सर, महमल से ज़रा जानते हैं सर, महमल क्या राय रखती हैं?
जो मौजूदा हालात हैं, अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस, बहुत सी हम पाबंदियां भी इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेसिफिकली, मौजूदा हालात में आज़ादी का मतलब आपके लिए क्या है और कितने आज़ाद हैं हम? के लिए ना पहली चीज़ है कि आज़ादी का मतलब मौजूदा हालात में ही नहीं, हमेशा से ही एक है, वो है आपके फंडामेंटल फ्रीडम्स की प्रोटेक्शन। यहाँ पर मजहबी आज़ादी, शख्सी आज़ादी, इंफरादी आज़ादी, सियासी आज़ादी, ये सब होना चाहिए। यहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ के लिए जब आप बात करते हैं उसकी बिल्कुल आज़ादी भी होनी चाहिए। और यहाँ पर होता अनफॉर्चुनेटली ये है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात लग जाते हैं कि जी ये कोई वेस्टर्न एजेंडा है, ये कोई इस तरह की बात करे। हालांकि ख़वातीन की आज़ादी, ख़वातीन के हकूक़, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात खुल के करने की आज़ादी होनी चाहिए। इधर किसी को भी अक़लियतों के हकूक़ के लिए अगर बात करने में किसी को डर नहीं लगना चाहिए कि हम पर कोई फतवा आके लगा जाएगा। इधर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसकी आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ पर ये आप पर नहीं इल्ज़ाम लगने चाहिए कि क्योंकि आपका फ़र्क ओपिनियन है तो आप किसी नौकरी के लिए कर रहे हैं, आप पैसों के लिए कर रहे हैं, बल्कि कोई टॉलरेंस होनी चाहिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए। और सबसे बड़ी आज़ादी है लीना मेरे ख्याल में जो इस सियासी निज़ाम को चाहिए वो है हाइब्रिड निज़ाम से आज़ादी। जिस दिन ये तब्दीली होगी, जिस दिन ये हाइब्रिड निज़ाम जाएगा तो ना अवाम डिसएनफ्रेंचाइज होगी और फिर जमहूरियत भी सही मानों में और आज़ादियाँ भी जो हमारे ख़ास तौर पे जो फंडामेंटल फ्रीडम्स की मैं बात कर रही हूँ वो भी हकीकी मानों में ज़रूर हमें मिलेंगे। हकीकी आज़ादी के कितने करीब हम एजाज? हकीकी आज़ादी भाई उसका तो मतलब कुछ और बना दिया ना, लेकिन असल में नहीं ये बात है। हकीकी आज़ादी का एक्चुअली जो असल हकीकी आज़ादी हमें जो चाहिए वो है हाइब्रिड निज़ाम से आज़ादी। ये निज़ाम जाएगा तो मेरे ख्याल में बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं आज के, क्योंकि आप आज के आज़ादी की बात करेंगे, आज हम कितने आज़ाद हैं, आज के हमारी जो बहुत सारी कदगन है वो इस हाइब्रिड निज़ाम की वजह से। एजाज हाइब्रिड की जगह अलीना बहुत शुक्रिया। अलीना एक सेकंड साफी साहब कुछ जुमला ऐड कर रहे थे। एजाज सर बिल्कुल भी नहीं, साफी साहब खुदा का खौफ करे। साफी साहब ने क्या बोला था, मैंने मिस कर दिया, सॉरी। अरब ममालिक में हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, बस एक सिंगल निज़ाम है। तो मैंने कहा कि हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारे की सूरत में कहीं मुकम्मल डिक्टेटरशिप ना आ जाए। साफी साहब उस वक्त से अरब ममालिक की एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। सर आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप खुल के बताएं सर। क्या करें कि हाइब्रिड से निजात चाहिए तो मुकम्मल जमहूरियत चाहिए। अच्छा यही कहा है और क्या कहा है साफी साहब, जो सियासी निज़ाम को जो है वो हाइब्रिड से निजात चाहिए ताकि हम असल में जमहूरी मुल्क बन सके। एजाज बहुत शुक्रिया अलीना। जो सलीम साफ़ी साहब ने बात कही है और जिस तरह का तसव्वुर उन्होंने बात की है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा दुरुस्त बात की है। और महमल ने तो जो पाकिस्तान का जो मसला नंबर 1 है वो बयान कर दिया है कि हमें आज़ादी उस वक्त मिलेगी जब हम हाइब्रिड सिस्टम से निकलेंगे और ट्रू डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे जिसमें अवामी फलाह व बहबूद वो रियासत की अवलीन तरजीह हो। लेकिन आज के दिनों में जो आप और मैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा हमारा जर्नलिज्म में एक पस मंज़र है, हम काम करते रहे हैं, चीज़ों को देखते रहे, ये एक इंटायरली डिफरेंट है। एक बच्चा जो यंग जनरेशन है, जो 16 से 35 साल की जो जनरेशन है, वो आपको पता है आज की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है उनके ऊपर मबनी। अबाउट 70% लोग जो हैं वो 16 से 35 इयर्स के इस ब्रैकेट के अंदर में आते हैं। उनके लिए आज़ादी क्या है, ज़रा थोड़ा सा मैं उसको बता दूं, वो बड़ा ज़रूरी है। देखिए जो 16 साल का बच्चा है जो कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उसके लिए आज़ादी का मतलब पता है क्या है? उसके लिए आज़ादी का मतलब ये है कि हर साल एक दिन आता है जहाँ पर उसे उस रोज़ बताया जाता है कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के गिर्द घिरा हुआ है। हर साल उसको बताया जाता है, उसको हर साल बताया जाता है कि आज़ादी ये है कि हम बाहर सड़कों पर निकलें, जो नॉइज़ पोल्यूशन करें, शोर वलवला करें, पुलिस को तंग करें, जो सिग्नल लाइट है सिग्नल को तोड़ें। ये उसके लिए आज़ादी का मैसेज है जो हम रियासत एज ए रियासत देती है। आज का दिन जो है, आज का दिन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं भी दफ्तर में आ रहा था तो एक मजहबी सियासी जमात एक रैली निकाल रही थी एक मजहबी अक़लियत के हवाले से। तो ये एक आज़ादी का एक थिंकिंग ये भी है जो आज हमारे मुल्क में है। तो अमली तौर पे जो थिंकिंग है हमारी रियासत की या हमारे मुल्क के अंदर, एक तो ये है कि हम अंदरूनी और बैरूनी मुल्कों दुश्मनों के गिर्द
जो है वो फंसे हुए हैं। और ये जो फियर ऑफ एनिमी है ना, ये लीड कर रहा है कि हम एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स बना लें, हम एक सिक्योरिटी स्टेट बन जाएं। और ये जो सिक्योरिटी स्टेट बन जाने का अमल है, ये हमें जमहूरियत से भी दूर करता है। और हमें ये जो हाइब्रिड सिस्टम की बात की, तो हमें हाइब्रिड सिस्टम की तरफ लेके जाता है, क्योंकि हमने दुनिया को दिखाने के लिए जमहूरियत बताना है, जमहूरियत का जो जिसे कहते हैं ना लिबादा उड़ना है, और अमली तौर पे हमने सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बुनियादी बात यह है कि इस मुल्क में माशी आज़ादी होनी चाहिए, और माशी आज़ादी उस वक्त होगी जब इस मुल्क में सियासी आज़ादी होगी, और सियासी आज़ादी उस वक्त होगी जब इस मुल्क में जो तमाम इदारे हैं वो अपने अपने दायराकार के अंदर रहेंगे। फिर इस मुल्क में पर्सनल आज़ादी या इनफरादी आज़ादी, यानी कि लोगों को उनके मज़ाहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी, उनके मज़ाहब पर अमल पैरा होने की आज़ादी। किसी को इस बात का हक़ नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे मज़हब के ऊपर, किसी दूसरी अक़लियत के ऊपर अटैक करे। हमारे यहाँ तो बाकायदा जत्थे बने हुए हैं जो दूसरी अक़लियतों के ऊपर अटैक करते हैं, और हम हाथ बांध कर बैठे देख रहे होते हैं, और कोई बात भी नहीं, ना कोई टीवी पे बात कर सकता है। ये आपने बिल्कुल सही बात की, और यही जो है हमारे अगले सवाल का भी हिस्सा है कि बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं जिनसे हम आज निपटने की ज़रूरत है, और आगे के लिए उसको आइडेंटिफाई करें ताकि बेहतरी हो। बट एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, शहजाद इकबाल साहब भी उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या है। एंड मोर टू कम आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। जहाँ जहाँ हमें पाकिस्तानी देख रहे हैं, आप सबको जियो न्यूज़ की तरफ से, टीम रिपोर्ट कार्ड की तरफ से बहुत मुबारक। शहजाद इकबाल साहब भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, अभी ब्रेक से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मौजूदा हालात में आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो आप सबको और तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल से मौजूदा हालात हो या कोई भी हालात हो, जवाब एक जैसा ही रहेगा। आईने पाकिस्तान जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के और आवाम के दरमियान। उसमें जो हकूक हमें दिए गए हैं, जो इख्तियारात हमारे पास हैं, वो हम सबको मिलने चाहिए, बगैर किसी जद्दोजहद के, बगैर किसी लड़ाई के मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से यही आज़ादी का मतलब है। और इसमें चाहे वो अक़लियतें हो पाकिस्तान में, जो भी पाकिस्तान में है, उसको वो हक हासिल है, जो हकूक हासिल है वो उसको मिलने चाहिए। और एज ए सिटीजन हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी हमारे हकूक हैं, जो हमारे इख्तियारात हैं, उनको हम रिस्पॉन्सिबली अदा करें, टैक्स पेयर बने, ताकि रियासत जो है वो चल सके। ठीक है। अच्छा जी, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत से मुल्क में मसले मसाइल हैं जिनमें मईशत देख लें, गुर्बत बहुत बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में एक वो मसला जो हमारे तज्जियाकार समझते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है मुल्क के लिए, और अगर उसके ऊपर काबू पा लिया जाए तो चीज़ें ज़रा बेहतर हो सकती हैं, ये पूछते हैं। महमल, सबसे पहले आपकी राय क्या है? इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या? ख्याल में तो मईशत है, क्योंकि देखिए डे टू डे लिविंग जो लोगों की है वो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए गुजारा करना। इनकम बढ़ नहीं रही और अखराजात जो है वो दिन ब दिन मजीद बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसके ऊपर काबू पाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। सलीम साफ़ी साहब। जी, मैं भी इत्तेफाक करूंगा उनसे कि मईशत ही बड़ा चैलेंज है इस वक्त, और मईशत ही बड़ा मसला है। एजाज सैयद साहब, आप बताइएगा सर, क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? मेरे ख्याल में जो मईशत से भी पहले मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा क्राइसिस है ना मईशत के साथ जुड़ा हुआ है, वो एनर्जी का क्राइसिस है। जब तक हम एनर्जी के क्राइसिस से नहीं निकलेंगे, हमारी मईशत का पहिया नहीं चलेगा। और एनर्जी के बाद मईशत, और मईशत के साथ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज, मईशत और जो एनर्जी है, इन तीनों के साथ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में ये चार चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और यही सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। थोड़ी ज़्यादा आज़ादी दे दी एजाज ने। एक बड़ा चैलेंज कहा था। शहजाद साहब, आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज? किसी एक चैलेंज की बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वाकई इस वक्त पाकिस्तान को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है, और इसलिए शायद कहा जाता है कि इतने मुश्किल हालात हमने पहले देखे नहीं है, इसलिए वो आंसर जस्टिफाइड नहीं होगा। दो तीन मामलात हैं। मईशत, जैसे कि सबने कहा, बहुत बड़ा इशू है, और सिर्फ मैक्रो नहीं, एक आम आदमी की जो माशी जिंदगी है वो इस वक्त बहुत तंग हो चुकी है।
दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल हो सकता है। दूसरा, आइन और कानून का निफाज ये होना चाहिए, उसके बगैर कोई मुल्क जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता, कोई रियासत फंक्शन नहीं कर सकती। और फिर समाजी इशू मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा है जिस पर हम कम बात करते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है, चाहे वो आपकी बढ़ती हुई आबादी हो, जो आपके 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर हो, आपका सेहत का निजाम हो, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये कोई एक इशू को हाईलाइट करना गलत होगा, ये सारे बड़े चैलेंजेस है जिसका हमें सामना है इस वक्त। बिल्कुल ठीक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद सवालात भी हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं वहां एक रुझान ये भी देखा गया है कि मुल्की हालात से जो हमारे नौजवान हैं वो बड़े दिलबर्दाश्ता हैं। साफ़ी साहब, इसका हल क्या है? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि ये जो सोशल मीडिया आ गया है और डिजिटल मीडिया आ गया है और ये हमारे वाला मीडिया है, उसकी वजह से हमारे नौजवान ने मगरिबी दुनिया में और वेलफेयर स्टेट्स में लोगों की खुशियाँ देख ली, वहाँ की इमारतें देख ली, वहाँ का लाइफस्टाइल देख लिया। वो जब फिर अपने आप से मुआवजा करते हैं तो वो एहसास महरूमी का शिकार होते हैं, इसलिए इन दिनों उनको शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो मसलन मेरी हालत ज़िंदगी वो शायद मेरे वालिद की हालत ज़िंदगी से बेहतर है, और इसी तरह हर नौजवान का कमोबेश उसकी ज़िंदगी अपने बड़ों की ज़िंदगी से बेहतर होगी। लेकिन सर, ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना कि लोगों के पास पहले जो उनका जैसा ज़िंदगी वो बसर कर रहे थे, अब टैक्सेस, महंगाई, सब की वजह से वो घटती चली जा रही है। नहीं, ये चीज़ें तो पहले भी थी। अच्छा। लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गई है, और वो उससे पहले सवाल के जवाब में हमने कह दिया कि मईशत मसला है, तो मईशत में ये सारे चैलेंजेस आते हैं और उसकी वजह से बोझ बढ़ गया है, लेकिन वो तो नौजवानों से ज़्यादा उनके बड़ों पे बढ़ गया है। ये इंटरेस्टिंग आपका टेक है इसके ऊपर। मैं बाकी तज्ज़ियाकारों से भी पूछूंगी उनकी राय। एजाज़, आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया अलेना। जो सलीम साफ़ी साहब ने बात की वो बात अहम है, लेकिन हमने जो ज़िंदगी गुजारनी है उसी इन्वायरमेंट में गुजारनी है जो कि हमें दस्तयाब है। एक ग्लोबल वर्ल्ड के आप एक शहरी हैं, और इसी ग्लोबल वर्ल्ड के शहरी होने के नाते से आपने अपनी जो तरजीहात हैं उनको तय करना है। इसी में आप जाके चेक करते हैं कि दुनिया में लोग आगे किस तरह बढ़ रहे हैं, दुनिया किस तरीके से अपने नौजवानों को आगे लेके जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि नौजवानों के अंदर जिस वक्त तक हम होप पैदा नहीं करेंगे, जिस वक्त तक नौजवानों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि वो इस मुल्क में रहते हैं और उन्हें इस मुल्क में उनकी जो एफर्ट्स के एवज़ उसका डिविडेंड मिलेगा, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। नौजवानों को इस बात का पता होगा। ये होप कैसे पैदा की जाए? कोई नाइंसाफी जल्दी से बता दें। जब उन क्या कह रही हैं? ये होप कैसे पैदा की जाए, जल्दी से बता दें। देखिए, ये होप, इसके लिए बुनियादी शर्त है इंसाफ की, कि हमें अपना जो इंसाफ का सिस्टम है उसे ठीक करना होगा। वो इंसाफ माशी इंसाफ भी है और वो समाजी इंसाफ भी है। माशी इंसाफ ये है कि बराबर मौके, और समाजी इंसाफ ये है कि जो सोशल इनजस्टिसेस होते हैं, हमारा पुलिस का सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, हमारा अदलिया का सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। सबसे बुनियाद जो है समाजी इंसाफ की वो पुलिस का सिस्टम है। तो मेरे ख्याल में हमें उसकी तरफ तवज्जो देना होगा। शहजाद, आई थिंक बेहतर तालीम का निज़ाम, बेहतर मौके जिस फील्ड में भी वो हों। अरशद नदीम की मिसाल आप देख लें, जब ये एथलीट्स यंग होते हैं, जब डिज़ायर होती है इनमें कि हम कोई परफॉर्म करें स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, तो उनके पास कोई मौके नहीं होते, ना ग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, ना बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई अच्छी तालीम हासिल करना चाहता है, और ख़ासतौर पर अगर आप छोटे शहर में रहते हो या गाँव में रहते हो, तो आपके पास वो निज़ाम नहीं होता। आपको माइग्रेट करके बड़े शहर में जाएंगे तब भी आपको बेहतर तालीम मिलेगी। और इसके अलावा आपको पता है 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर, ये मेरे ख्याल से सारे इशूज हैं। और जो इस वक्त रोजगार के मामलात हैं, क्योंकि लोगों को अच्छी इस वक्त नहीं मिल रही जॉब अपॉर्चुनिटीज, उस वजह से जो है वो मायूस है। और बहुत सारे लोग इसमें से नौजवान जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, बल्कि नौजवान की अब तो आप देखेंगे कि जो लोग 35-40 क्रॉस भी कर चुके हैं वो भी यही ख्वाहिश रखते हैं कि रोजगार, बेहतर रोजगार के मौके के लिए वो फिर बाहर जाएं।
अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे शहजाद, सलीम साफ़ी साहब ने जो तज्जिया दिया और फिर उन्होंने कहा कि नौजवान को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है या वो बाहर की चीज़ें देखता है, क्या ये कहना या नौजवान की गलत एक्सपेक्टेशंस है, ये कहना थोड़ा नाजायज़ नहीं हो जाएगा? गलत एक्सपेक्टेशन मैं इसको नहीं कहूंगा अलीना। देखिए ये एक फैक्ट है, आई हैव यंग चिल्ड्रन एज वेल, और वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं क्योंकि अब आपको पता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप देख सकते हैं कि एक आम शख्स जो कि वेस्ट में रहता है, जापान में रहता है, वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, या फिर हमारे गल्फ स्टेट्स में रहता है कि उसको क्या सहूलियात हैं, क्या सिक्योरिटी है वहां पर। हम जब बड़े हो रहे थे हम ये सारे माहौल देखते थे पिक्चर्स के जरिए, फिल्म्स के जरिए, जो कि हमें पता है एक फिक्शन होता था, रियलिटी नहीं थी। लेकिन अब उनको रियल वर्ल्ड जो है वो देखने को मिल जाती है एट अ टच ऑफ द स्क्रीन। तो वो मेरे ख्याल से बहुत सारे नौजवानों में ये होगी, ये तलब रह जाती है कि वहां पे एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास भी जो है उसको जो है बेसिक नेसेसिटीज उसकी पूरी हो रही हैं, उसको सिक्योरिटी हमसे बेहतर मिल रही है। यहाँ पे वो नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आप अपर मिडिल क्लास है या उससे ऊपर का तबका है तो फिर आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, वरना आपको पता है कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास है इस वक्त उनके लिए भी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया। महमल, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? देखिए लीना, बाकी तीनों ने जो बातें की कमोबेश वही बातें हैं, लेकिन क्या है कि नौजवान किस वजह से दिल बर्दाश्त है, क्योंकि जब वो पढ़ लिख कर भी बाहर निकलता है तो उसको नौकरियां नहीं मिलती। वो बाहर क्यों जाना चाहते हैं बाहर के ममालिक में? क्योंकि वो अच्छा रोजगार चाहता है। फिर यहाँ पर हमने देखा है कि गवर्नमेंट की इसका जो हल है होता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करे, मईशत के अंदर बेहतरी लाए, इनके एजुकेशन की फैसिलिटीज बेहतर करे, रिसोर्सेज इधर ज्यादा इस्तेमाल करे, यानी हेल्थ। जी, यहाँ पर नौजवान क्या करे, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसको आप सोशली आपको ये वाली चेंज भी लानी होगी। अब देखें ना, यहाँ पर पाबंदी, हर चीज पे तो पाबंदी लगा दी जाती है। इंटरनेट पे पाबंदी है, व्हाट्सएप आपके नहीं चल रहे, सोशल मीडिया आपका नहीं चल रहा, फायरवॉल यहाँ पे टेस्ट हो रही है, आप हर चीज जो इस तरह की, ट्विटर आपने बैन किया हुआ है, यूट्यूब आप बैन कर देते हैं जब दिल करता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये भी खत्म करनी होंगी। नौजवान को कोई आउटलेट का मौका तो दें, कोई तो उनको चीज दें, तो फिर ही वो इधर वो दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे और वो इन्वेस्टेड होंगे पाकिस्तान में। ठीक है, मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, बड़े अज़्म का इजहार किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद जानिए। ये अज़्म है हमारा कि हमने यहाँ से आगे बढ़ना है, बेहतर से बेहतर बनना है। इस अज़्म के हुसूल के लिए अपने तजियाकारों से पूछते हैं कि वो कोई एक चीज़ जो अगले 14 अगस्त यानी आज से ठीक 1 साल बाद अब तब्दील होते हुए मुल्क में देखना चाहते हैं। महमल, हाइब्रिड निज़ाम का खात्मा। एजाज, देखिए मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि जो अदलिया है, मैं समझता हूँ कि उसे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होना चाहिए और आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। और आई विश के अगले 1 साल में वो अगर आइन के मुताबिक फैसले करते रहें तो बाकी सारी चीज़ों पर असरात उसके मुरतब हो सकते हैं। साफ़ी साहब, कोई एक चीज़ जो आप अगले 14 अगस्त तक तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं? मैं तो पूरे पाकिस्तान को तब्दील होता हुआ देखना चाहता हूं। मैं अगले 14 अगस्त तक पाकिस्तान को शहबाज शरीफ या किसी और का पाकिस्तान नहीं, बल्कि मैं कायद आज़म का पाकिस्तान देखना चाहता हूं। और वो क्या है कायद आज़म का पाकिस्तान आपकी? वैसे मैं कुछ और ही समझी कि किसका पाकिस्तान देखना। आप तब्दीली से रिलेट कर रहे हैं? पाकिस्तान सर, आपके नजरिए में या आपके तज्जिए में क्या है कायद आज़म का पाकिस्तान? कायद आज़म का पाकिस्तान एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें जमहूरियत हो, जिसमें आइन की बालादस्ती हो, जिसमें हर मज़हब, हर अक़ीदे और हर नस्ल के लोगों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौक़े हों, और जिसमें हर वफाकी इकाई को उसका हक़ उसके इस्तेहक़ाक़ के मुताबिक मिले। ये 1 साल में हो जाएगा सर? ये मेरी ख्वाहिश है, आपने मेरी ख्वाहिश पूछी थी। ठीक है, शहजाद। अलीना, मुझे लगता है अगले 14 अगस्त तक अगर जो मुल्क में सियासी तकसीम है, जो पोलराइजेशन की फिजा है, उसमें अगर कमी आए तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि इस वक्त तो हर चीज हम जो है वो सियासी लाइंस पे देख रहे होते हैं और सियासत से बालातर होकर नहीं देख सकते। चाहे वो अरशद नदीम जैसे गोल्ड मेडलिस्ट की कामयाबी हो, सुप्रीम कोर्ट में कोई बेंच बनता है, कोई फैसला आता है, उसको भी आप सियासी तकसीम की निगाह से देखते हैं। यहाँ पे कोई अनफॉर्चुनेटली कोई पुलिस वाला, कोई फौजी शहीद हो जाता है, उस पर भी हम जो है सियासी लाइन से बालातर होकर नहीं देख सकते। तो मेरे ख्याल से ये सियासी पोलराइजेशन अगर कम हो
तो इससे मुल्क को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और ये ख्वाहिश है मेरी। थैंक यू सो मच जी, इस अज़्म, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे जहाँ जहाँ हमसे रह गई कमियाँ, जहाँ जहाँ गलतियाँ हो गई, और आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।